गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीपीएस की ऑनलाइन क्लासों के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें नोमेनक्लेचर के, रिएक्शन के और विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या हैं, किसे कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाएगा। तो देखिए भाई, ये जो मैं समूह बोर्ड पर लिख रहा हूँ जिसमें कार्बन की 2 वैलेंसियाँ तो फ्री है तथा कार्बन की 2 वैलेंसियाँ ऑक्सीजन से पूरी हो रही है, इस समूह को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। कौन सा समूह कहा जाएगा? कार्बोनिल समूह कहा जाएगा। और ये जो कार्बोनिल समूह है जिन यौगिकों में होता है उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के कार्बोनिल यौगिक पढ़ते हैं। एक तो होते हैं एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो एल्डिहाइड जो यौगिक होंगे उनमें जो कार्बोनिल समूह है, इसमें देखिए अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो कार्बोनिल समूह है इसकी जो फ्री वैलेंसियाँ हैं वो दोनों अगर किससे पूरी हो, हाइड्रोजन से, या फिर एक वैलेंसी पूरी हो जाए हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी पूरी हो जाए AR या H से, तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो एल्डिहाइड कहलाता है। फिर से सुन ले, एल्डिहाइड क्या है कि अगर कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन की दोनों वैलेंसियाँ या तो हाइड्रोजन से पूरी हो जाए या फिर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, दूसरी वैलेंसी R से हो सकती है यानी एल्किल ग्रुप से हो सकती है, AR से हो सकती है अर्थात एरिल ग्रुप से हो सकती है, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं कीटोन की। तो देखिए, कार्बोनिल समूह की में जो कार्बन है उसके दोनों संयोजकताएं या तो R से या AR समूह से यानी एरिल समूह से पूर्ण हो तो बनने वाला यौगिक कहलाता है कीटोन। फिर से सुन ले, कार्बन की दोनों वैलेंसियों में जो दोनों वैलेंसियाँ या तो एल्किल ग्रुप से पूरी हो या दोनों ही किससे, AR से या एक R से या एक AR से पूरी हो जाए तो बनने वाला यौगिक कहलाता है कीटोन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जो कार्बोनिल यौगिक होता है उनका सामान्य सूत्र लिखा जाता है CnH2nO से। यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2nO से होता है। अब बात कर लें अपन यहाँ पर N बराबर एल्डिहाइड के लिए, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 डैश 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 जितने भी हैं। और जो कीटोन है, तो देखिए सबसे छोटा कीटोन होता है एसीटोन जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर N का जो नंबर है वो स्टार्ट होगा 3 से, 3 4 5 और इस तरह से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग इस सूत्र में N के मान रखकर हम अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। अब बात करें कि देखिए भैया कि ये जो कार्बोनिल समूह हैं वो एल्डिहाइड कीटोन में होता है और इन्हीं को मुख्य रूप से कार्बोनिल यौगिक माना जाता है। तो कारण ये है कि भैया इसमें ये ऐसा क्यों हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनिल यौगिक क्यों माना जाता है, तो उसका कारण क्या है देखिए। देखिए भैया, ये जो कार्बोनिल समूह है इसमें हमें ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो ऑक्सीजन है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वही 2.5, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन के जो घनत्व है पाई इलेक्ट्रॉन का वो किसकी ओर विस्थापित हो जाता है? ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऑक्सीजन पर तो पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, दोनों में ही क्या है कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उस पर धनावेश स्थायी रहता है। तो ये मुख्य शर्त है कि किसी भी यौगिक को हम कार्बोनिल यौगिक कहें उसके लिए ये आवश्यक शर्त है कि उसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धन आवेश स्थायी रूप से रहना चाहिए। अगर कार्बन पर धनावेश नहीं है तो हम उसको कार्बोनिल यौगिक नहीं मान सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, देखिए कि ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम इसकी एक वैलेंसी OH से पूरी कर दें
तो बनने वाला ग्रुप हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम इसकी एक वैलेंसी को नाइट्रोजन से या NH2 से पूरा कर दें तो बनने वाला समूह हो जाता है एमाइड। इसी प्रकार अगर हम इसकी एक वैलेंसी को हेलोजन से पूरा कर दें तो ये बन जाता है एसिल हैलाइड। अगर हम कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी को पूरा कर दें OR से तो OR ले लें या OAR ले लें तो बनने वाला ग्रुप जो हो जाता है उसको कह देते हैं अपन एस्टर। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन से पूरा कर दें तो बनने वाला जो ग्रुप होता है वो कहलाता है एनहाइड्राइड। अब देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो या एमाइड हो, एसिल हैलाइड हो, एस्टर हो, इन सब में देखिए कार्बोनिल समूह उपस्थित है, सभी में दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन हम इनको कार्बोनिल यौगिक नहीं मान सकते। इनमें उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको मिथ्या कार्बोनिल समूह कहा जाता है, सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, मिथ्या या आभासी कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ये इनमें कार्बोनिल ग्रुप होते हुए भी हम इनको कार्बोनिल यौगिक में नहीं रखेंगे, हम कार्बोनिल यौगिक में रखेंगे केवल एल्डिहाइड और कीटोन को। इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उस पर धनावेश स्थायी रहता है, और ये अनिवार्य शर्त है कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश स्थायी रहना चाहिए। अब ये जितने भी ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होते हुए भी इनको कार्बोनिल यौगिक नहीं माना जा सकता, इसको समझने के लिए हम इन ग्रुप की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश स्थायी है या नहीं है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के समूह का। जैसे देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा मैंने, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी ओर ज़्यादा विस्थापित हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। और ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होते हैं तो इस स्थिति में देखिए कार्बन पर तो कैसा चार्ज आ गया है भैया, ये इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव। ये यथावत लिख दें। अब रेजोनेंस जो अनुनाद होता है उसका नियम होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की ओर विस्थापित होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापित होंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आने से क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते हैं तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका अगला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गया है भैया? डबल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है। इसी प्रकार अपन जैसे मान लो एमाइड के बनाए, ये एमाइड ग्रुप, और हमें पता है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। तो अगर इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें अपन तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा भाई? नेगेटिव। कार्बन पर कैसा आ गया? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा बनाइए। अब वही रूल लगाइए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की ओर विस्थापित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ विस्थापित हों तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहाँ क्या आ गया? ये इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। किसी के भी बना के देख लें, जैसे मान लो अपन एसिड हैलाइड के बनाएं, एसिड हैलाइड। हेलोजन जो होते हैं उनके पास में 3 लोन पेयर होते हैं। अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से बनाएं तो इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसको ऐसा का ऐसा बनाएं।
अब इसकी अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। हेलोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हैं, जैसे मान लो एस्टर की बनाते हैं, एनहाइड्राइड की बनाते हैं, उन सभी में सेम पोजीशन रहती कि यहाँ पर देखिए कार्बन पर पहले धनावेश आता है और फिर विलुप्त हो जाता है। सभी स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन पर पहले पॉजिटिव चार्ज आया और फिर विलुप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और फिर विलुप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो एस्टर ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इनमें जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उस पर धनावेश स्थायी नहीं रह रहा है। और किसी भी यौगिक को कार्बोनिल कहने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उस पर धनावेश स्थायी रूप से रहना चाहिए। इसलिए ये जितने भी यौगिक हैं जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हैं, एमाइड हैं, एस्टर हैं, एसिड हैलाइड हैं, इन पे कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश स्थायी नहीं रहने के कारण इनको कार्बोनिल यौगिक नहीं माना जाता। यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह है उसको मिथ्या कार्बोनिल समूह है या सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। आगे बात करें, देखिए भाई अब हम पढ़ते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। तो कार्बोनिल समूह की संरचना में देखिए भाई कि ये जो अपना कार्बोनिल समूह है इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई है। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। कार्बन का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हो गया, sp2। देखिए संकरण का पता लगाने के लिए नॉर्मल में ये छोटी सी ट्रिक काम में ली जाती है कि जितने सिग्मा हो, पहले आप s लिख लें और जितने सिग्मा हो उससे p एक कम लिख दें तो संकरण का हमें सामान्य रूप से पता चल जाता है भाई कि क्या करें कि s तो लिख दें और फिर जितने सिग्मा होते हैं उससे एक सिग्मा p के रूप में कम लिख दें। तो 3 सिग्मा है तो p पे अपन ने लिख दिया 2, तो sp2 संकरण है। और sp2 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, कैसी हो जाती है, त्रिकोणीय, समतलीय। बंद कोण जो होता है कितना होता है, 120 डिग्री। यानी ये यहाँ पर जो ये बंद कोण माना जाएगा वो कितना डिग्री का माना जाएगा, 120 डिग्री। और त्रिकोणीय समतलीय है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके जो तीनों सिग्मा बॉन्ड हैं वो एक ही तल में होते हैं। अब बात रही पाई बॉन्ड की, ये पाई बॉन्ड कैसे बना। तो पाई बॉन्ड में देखिए अगर यहाँ पर sp2 संकरण है यानी कार्बन के कितने sp2 संकरित कक्षक होंगे, 3। और कार्बन के देखिए जो एक्साइटेड स्टेट होती है, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2। सामान्य में देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और p में कितने हैं, 2 हैं। यह है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद में अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, p में। अब होती है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो इसमें देखिए s और 2p के ऑर्बिटल्स हैं वो ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा और समान ज्यामिति के 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये जो sp2 संकरित कक्षक हमें 3 मिलेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए, ये तीनों ही क्या से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये तीनों ही कक्षक कौन से हाइब्रिडाइज हैं, sp2 हैं। और इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के हैं। अब ये कार्बन जिससे भी बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनते जाएंगे। जिसके साथ भी बनाए तो एक तो ऑक्सीजन के साथ में बना रखा है, 2 किसी भी अन्य किसी एल्किल ग्रुप के साथ बनाए तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखिए कार्बन का ये जो चौथा असंकरित कक्षक बचा है ये वाला, देखिए ये असंकरित जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, p में है। और p की शेप क्या होती है, डबल शेप होती है। तो ये ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में इस तरह से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। पार्शियली ओवरलैपिंग होती है जिससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है।
क्लियर है? फिर से सुन लें कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 कैसे है कि कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक s और 2 p के जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा और समान ज्यामिति के 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जो एक तो ऑक्सीजन के साथ में और 2 कोई भी एल्किल या एरियल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इसमें, और एक जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो अनहाइब्रिडाइज रहा गया जो पी कक्षक है, जो संकरण में जिसने हिस्सा नहीं लिया है उसने ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ पार्शियली जो ओवरलैपिंग है उसके द्वारा कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड बनाया है। ये हो गई इसकी कार्बोनिल यौगिक समूह की जो संरचना हो गई। अब देखिए कार्बोनिल समूह में एक और बात कर लें कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, पाई वाले, वो किसकी ओर ज़्यादा विस्थापित हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। तो जो यहाँ पर बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉनों के संजय से, जो सहसंयोजक बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पोलैरिटी आ जाती है और यहाँ पर ये एक ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बन जाता है। और जब पोलैरिटी आ जाती है तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट शुरू हो जाता है और डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.3 से 2.8 डेबोई तक होती है। अब बात करें कि जैसे मान लो अपन ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड में अपन यहाँ पर कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को H से, दूसरी को H से या R से या AR से पूरा कर दें तो जो एल्किल ग्रुप बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता जाता है। जैसे मान लो हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, ये हो गया प्रोपियोनेल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए जो एल्किल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, एल्किल ग्रुप बढ़ने से यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता चला जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन तीनों की बात करें तो प्रोपियोनेल्डिहाइड में और फिर एसिटल्डिहाइड में और फिर फॉर्मेल्डिहाइड में। ये याद रखें आप, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आता है ये द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में जो नामकरण के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो क्या होता है कि ट्रिवियल नेम यानी रूढ़ नाम दे दिया जाता है, उसे हमें फॉर्मूला लिखना होता है और फिर IUPAC नाम लिखना होता है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले का ये जो सूत्र दिया होता है, फॉर्मूला दिया होता है कंपाउंड का और उसे हमें IUPAC नाम लिखना होता है। तो हम कह रहे हैं कि अपन के पास में 2 प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एक तो एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। दोनों के ही हम 2 तरीके के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। वैसे 11वीं क्लास में ये डिस्कस हो जाता है लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लें एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड जो समूह है उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या ऐसे लिख दें। इसे एल्डिहाइड समूह है या एल्डो समूह भी बोलते हैं या इसे फॉर्मिल समूह भी कहा जाता है। क्या नाम है, एल्डिहाइड समूह बोल दो या इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मिल समूह या एल्डो समूह भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जो ट्रिवियल नेम सिस्टम है, रूढ़ पद्धति है नामकरण की, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो सफिक्स होता है वो एल्डिहाइड ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, एल्डिहाइड ही। दूसरी बात, हमें जो ट्रिवियल नेम सिस्टम है उसके अंदर थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं कि पहले एसिड का नाम लिखते हैं, उसका इक हटाते हैं, फिर एल्डिहाइड जोड़ते हैं। हम ये करें ना कि हम डायरेक्ट याद रख लें कि जो एक कार्बन होता है उसकी जो चेन है एक कार्बन की, उसको ट्रिवियल नेम सिस्टम में बोलते हैं फॉर्म। क्या कहेंगे, फॉर्म। 2 कार्बन की चेन को बोल देंगे एसिड अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। 3 कार्बन से उसको बोल देंगे प्रोपियोन। ऐसे ही जो 4 कार्बन से जो चेन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई उसे बोलते हैं ब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन की हो उसको बोला जाता है वेलर।
6 कार्बन की हैं उसको बोला जाता है केप्रो। ऐसे ही 7 कार्बन की हो तो उसे इग्नीथ कहा जाता है। ऐसे लंबी चेन है। तो देखिए इसका जो ट्रिवियल नेम सिस्टम है, रूढ़ विधि है एल्डिहाइड की, तो इसमें सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मिल या एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी मैं एक वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर दूं तो इसमें एक कार्बन का चेन है। और हमें पता है, मैंने अभी बताया, देखिए कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म। प्लस इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो इसका जो ट्रिवियल नेम है, रूट नाम है, वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो गया है, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही और एग्जांपल करें, जैसे मान लो कि मेथिल ग्रुप से पूरा कर दिया इसकी वैलेंसी को, किसको, फॉर्मिल या एल्डिहाइड ग्रुप की वैलेंसी को मेथिल रेडिकल से पूरा कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन की चेन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। और जो एसिड है इसमें हमें क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, एसीटैल्डिहाइड। इसी प्रकार से देखिए कि अगर एथिल ग्रुप से पूरा कर दें, जैसे ये एथिल ग्रुप है और इसको फॉर्मिल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसको हमने क्या कहा है, प्रोपियोन। और क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनैल्डिहाइड। क्लियर है कि जो ट्रिवियल नेम सिस्टम है उसके अंदर अपन कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे कि ये याद रखें कि एक कार्बन की चेन को फॉर्म, 2 को एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटेर, वेलर, इसके साथ में एल्डिहाइड जोड़ देना है। अब मान लो बहुत बड़ी चेन आ जाए तो उसमें जो कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर जो एल्डिहाइड समूह है, उससे जैसे हमें छोटी क्लास में पढ़ा अपन ने कि मान लो ये अपना एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है उसके नंबरिंग करेंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से नंबरिंग करते जाते हैं। और जिससे भी जो भी प्रतिस्थापी जुड़ा हो उसका हम उसी स्थान से, जैसे मान लो कोई बीटा से जुड़ा हुआ है तो बीटा की पोजीशन लगा देंगे, गामा से जुड़ा हुआ है तो गामा की पोजीशन लगा देंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल कर लें अपन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए कि ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। हमें थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखेंगे, बीटा ब्रोमो, अल्फ़ा क्लोरो हो गए यहाँ पर। अब अपन ट्रिवियल नेम लिख रहे हैं, तो ट्रिवियल नेम में देखिए इसे बोलते हैं 4 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो होता है ब्यूटेर। तो ब्यूटेर में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेरल्डिहाइड। क्लियर है मेरी बात। एक बात और याद रखें, जैसे देखिए कि मान लो कि अपने पास में 3 कार्बन हो या चलिए ये कंडीशन आ जाए और ये अपना CHO हो, यानी एल्डिहाइड समूह का कार्बन हो, तो ये अल्फ़ा, अल्फ़ा पे आ गया डबल बॉन्ड और 3 कार्बन इस तरह से हो तो इसे कहा जाता है एकरल पोजीशन। क्या कहा जाता है, एकरल। जैसे इसका एग्जांपल ले, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसका ट्रिवियल नेम क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एकरल पोजीशन आ रही है, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, 3 कार्बन की चेन हो और इसको कहा जाता है एकरल। तो इसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एकरल डिहाइड, डिहाइड। ठीक है। इसी प्रकार मान लो 4 कार्बन की चेन हो, जैसे इस तरह से लिख रहा हूँ मैं,
और अल्फा पर डबल बॉन्ड हो, ये अपना मुख्य क्रियात्मक समूह है, CHO है, 4 कार्बन की चेन है, अल्फा पर डबल बॉन्ड है, तो इसको कहा जाता है क्रोटोन। क्या कहेंगे? क्रोटोन, क्योंकि एग्जाम में 2-4 बार ये आ चुके हैं। एक्रिल्डिहाइड का नाम पूछा जा चुका है IUPAC, और क्रोटोन एल्डिहाइड का पूछा जा सकता है। तो देखिए कि जैसे मान लो इसको इस तरह से लिखें अपन, तो इसका ट्रिवियल नेम सिस्टम में जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? क्रोटोन। और इसमें क्या, क्रोटोन में क्या जोड़ देना है हमें? एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये इसका रूढ़ विधि में नामकरण है। IUPAC विधि में क्या करना है कि जो एल्डिहाइड यौगिक हैं उनका जो नोमेनक्लेचर करते हैं अपन, उसके लिए देखिए कि जो CHO ग्रुप है, जिसे अपन ने एल्डिहाइड या फॉर्मल ग्रुप बोल रहे हैं, इसके लिए जो सफिक्स काम में लिया जाता है वो होता है L। क्या होता है? L। और L कब काम में लेना है? जब इसका कार्बन काउंट हो। क्या चीज़ हो? कार्बन गिना जाए, तब तो हमें क्या काम में लेना है? L। और अगर मान लो कि इसका कार्बन काउंटिंग में नहीं आता, उस स्थिति के अंदर इसके लिए जो सफिक्स काम में लेते हैं वो होता है कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है? अब बात कर लें कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स कब काम में लेते हैं? जब मान लो इससे भी बड़ा ग्रुप आ जाए तो प्रीफिक्स काम में लिया जाता है। प्रीफिक्स क्या होगा इसका लिए? देखिए, अगर इसका कार्बन काउंट हो जाए प्रीफिक्स में, तो कार्बन काउंट हो तब तो लगाते हैं ऑक्सो। क्या लगा देते हैं? ऑक्सो। अगर कार्बन काउंट हो, कार्बन काउंटिंग में आए, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो तब इसके लिए प्रीफिक्स काम में लेते हैं फॉर्मिल। क्या काम में ले लेंगे? फॉर्मिल। तो याद रखेंगे आप कि जो एल्डिहाइड समूह है, इसमें अगर इसका कार्बन काउंट होता है तो सफिक्स काम में लेते हैं L, और अगर कार्बन काउंट नहीं होता तो सफिक्स काम में लेंगे कार्बेल्डिहाइड। और प्रीफिक्स अगर कार्बन काउंट होता है तो काम में लेते हैं ऑक्सो, और अगर कार्बन काउंट नहीं होता है तो काम में लेते हैं फॉर्मिल। जैसे 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन इसके। सिंपल से सिंपल एक कार्बन का जो चेन होता है उसको आपको ने पढ़ा है छोटी क्लास में, 11वीं क्लास में, मेथेन, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन, प्लस क्या जोड़ देना है? L। इसका नाम हो जाएगा मेथेनेट। ऐसे ही देखिए CH3 CHO, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कौन सा एल्केन होगा? एथेन। प्लस क्या जोड़ देंगे? L। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेन। अब ज़्यादा बड़ी ग्रुप की ज़्यादा बड़ा कंपाउंड आ जाए तो इसमें आपको याद रखना है कि नंबरिंग हम मुख्य क्रियात्मक समूह की ओर से करते हैं, प्रतिस्थापियों को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लें। अब इसमें देखिए तो नंबरिंग किधर से होगा? राइट साइड से होगा। ठीक है। अब इसमें आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, फिर हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। तो क्या नाम होगा? 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। अब देखें यहाँ पर कि 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई श्रृंखला होती है वो होती है ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये हुए एल्डिहाइड यौगिकों के नोमेनक्लेचर। अब जो कीटोन हैं उनके नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, धन्यवाद।